नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अनुष्का है। सुपर टेट की क्लासेस आपके यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें खुर्शीद सर ज्योग्राफी क्लास दे रहे हैं। वो काफ़ी डिटेल में समझाए हैं, अच्छे से समझाया उन्होंने। आज हम भारतीय संविधान को देखेंगे। आइए उसका सिलेबस देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ये सुपर टेट में पॉलिटी का सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका होगा भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और शोध, किन किन देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान तैयार हुआ है वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं, जिसमें हम प्रस्तावना देखेंगे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे। शासन प्रणाली नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पढ़ेंगे हम। उसके बाद रहेगा आपका भारत की संघीय व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सबको हम देखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यायिक व्यवस्था को देखेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, इनके कार्य और क्षेत्राधिकार को देखेंगे। लास्ट टॉपिक आपका रहेगा संवैधानिक और मानवीय मूल्य, जिसमें हम पढ़ेंगे मानवाधिकार, बाल अधिकार, दंड एवं पुरस्कार और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, ये आपका सुपर टेट में पॉलिटी का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आज हम करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें संविधान सभा, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और शोध, इसको हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। संविधान सभा, संविधान सभा को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का विचार विश्व में सबसे पहले किसने दिया। संविधान सभा का विचार विश्व में बात करें तो ब्रिटेन के हेनरी मैन ने दिया है, हेनरी मैन। विश्व में सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया है, जो कि ब्रिटेन के हैं और हेनरी मैन। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। हमारे देश के संविधान का निर्माण जो है एक सभा द्वारा तैयार किया गया है, जिसका नाम है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, संविधान सभा को प्रतिनिधि निकाय, प्रतिनिधि निकाय संविधान सभा को प्रतिनिधि निकाय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रतिनिधि निकाय, क्या होता है प्रतिनिधि निकाय? क्योंकि संविधान सभा में ऐसे लोग गए थे, इस सभा में ऐसे लोग गए थे जो पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो गए थे इसमें संविधान सभा में जो भी सदस्य शामिल हुए थे। तो जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं, ये संविधान सभा जो है प्रतिनिधि निकाय है, क्योंकि उसमें जो लोग शामिल थे, जो लोग संविधान सभा में भाग लिए थे, अलग अलग देश के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा को तैयार करने में, संविधान को तैयार करने में, जो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था संविधान, उसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश के संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
लेकिन अगर बात करें कि विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश का है, तो है अमेरिका का। पहला संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे पहला संविधान अमेरिका का है, जो कि फिलाडेल्फिया में तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लेख के माध्यम से संविधान सभा की मांग करी। तब 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, हमारे देश में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लेख के माध्यम से संविधान सभा की मांग करी थी। एक लेख के माध्यम से संविधान सभा की मांग करी थी। और 1922 में अगर बात करें, 1922 में महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान, भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। भारतीय लोगों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? 1922 में महात्मा गांधी ने दिया था। किस पार्टी ने संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था? किस पार्टी ने पहली बार संविधान सभा का विचार दिया था? पहली ऐसी पार्टी है स्वराज पार्टी, जिन्होंने संविधान सभा का विचार 1924 में दिया था। स्वराज पार्टी हमारे देश की पहली ऐसी पार्टी थी जो संविधान सभा का विचार सबसे पहले उन्होंने दिया था 1924 में। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, मानवेंद्रनाथ, इनका पूरा नाम है रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। ठीक है, 1935 में अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा की किसने मांग करी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करी थी। कब किया था? 1935 में किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में किया था। और ये मांग कैसी थी? आधिकारिक रूप से मांग थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क एक उम्र की एक निश्चित समय सीमा तय की गई हो। वयस्क, यहाँ पे देख लेते हैं वयस्कता किसे कहते हैं। ठीक है, वयस्क एक उम्र की सीमा, एक उम्र की सीमा तय कर दी। एक उम्र की एक सीमा तय कर दी गई हो, उसे वयस्कता कहते हैं। और वयस्क मताधिकार हमारे देश में पहले 21 वर्ष थी। मताधिकार की सीमा कितनी थी? मताधिकार देने का जो उम्र था वो कितना तय किया गया था? 21 वर्ष किया गया था। 21 वर्ष के जो लोग हैं, 20 से प्लस में जो लोग हैं, वो मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत 18 वर्ष कर दी गई। एक समय सीमा निश्चित कर दी गई वोट देने का, जिसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। वोट देने की उम्र की एक सीमा तय कर दी गई,
जिसको कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा की मांग करी इन्होंने। 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। 1940 में इस मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया। इसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया उन्होंने, इसे ही हम अगस्त प्रस्ताव का नाम देते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ना तो मुस्लिम लीग मानती है और ना ही कांग्रेस, दोनों इस मांग को अस्वीकार कर देते हैं। कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया था। उन्नीस 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, तो उसको मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन में क्या था कि इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं दे रहे थे, ठीक है, वो अधूरे स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट देश को चलाएगी, देश पर शासन करेगी, उसके अंतर्गत भारतीय लोग अपने देश को चलाएंगे। तो ये अपने अंतर्गत शासन चलाने की बात कर रहे थे भारतीय लोगों को, जिसकी वजह से कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया था। इनका कहना था कि हमें पूरी तरीके से पूर्ण स्वतंत्र राज्य चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र भारत चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्रिप्स मिशन के इन्होंने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। 1946 में बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना आता है, जिसके सदस्य होते हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जो नेवी के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर, इन्होंने द्विराष्ट्र और दो संविधान की मांग को अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिमों द्वारा ये मांग, मुस्लिम लीग के द्वारा ये मांग रखी गई थी, जिसकी वजह से वो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि हमें इस देश का दो राष्ट्र होना चाहिए, मतलब हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और दो संविधान सभा होनी चाहिए, हम अपना अलग संविधान बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया, माना नहीं, मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ठीक है। दो राष्ट्र और दो संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया, जो मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई थी ये मांग। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन किस तरीके से होता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। नवंबर 1946 में गठन होता है। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। कैसे? 10 लाख लोगों पर एक सीट, एक लोगों को चुना जाना था, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो है तय करना था। सीटों का बंटवारा जो है जनसंख्या के आधार पर तय करना था। महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। ये संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी जी। कई बार पूछ भी लेता है क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं थे, ठीक है। और सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था? जनसंख्या के आधार पर हुआ था। 10 लाख लोगों पर एक सीट, क्योंकि उस टाइम 40 करोड़ की जनसंख्या थी। आगे देखते हैं संविधान सभा की कार्रवाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। पहली बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सबसे वरिष्ठतम थे, उम्रदराज थे और सबके सीनियर थे। वो संविधान सभा में जितने भी सदस्य शामिल थे, सबसे सीनियर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिसकी वजह से इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ये फ्रेंच परंपरा के अनुसार इनको चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड मीटिंग जब होती है, सेकेंड मीटिंग संविधान की जब सेकेंड बैठक होती है, सेकेंड बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसमें दो उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा का प्रतीक क्या है? संविधान सभा का प्रतीक तो हाथी है, ठीक है। सर बी.एन. राव सही लिखा गया है। सर बी.एन. राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार थे। इनके ही मसौदे, इनके ही ड्राफ्ट पर ही संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान को तैयार किया गया था। और तैयार करने की जो भूमिका थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी। सर बी.एन. राव ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे संविधान सभा में, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके थे, ठीक है। सर बी.एन. राव जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके थे। इन्होंने न सिर्फ भारत देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इन्होंने म्यांमार आदि जैसे देशों के संविधान को भी बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। सर बी.एन. राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। H.B.R. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। किसे? H.B.R. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। बात करें S.N. मुखर्जी की, तो इनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था। किसको? S.N. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा में। और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष तो आपने देखा ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। ये आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे। क्या थे? इसको एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है, आंग्ल भारतीय को एंग्लो इंडियन। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन थे। अब एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जिसके पिता यूरोप के हों, यूरोपीय, और माता भारतीय मूल की हों। माता जो है भारतीय मूल की हों और पिता यूरोपीय हों। इनके पुत्र यानी इनके संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, जिनके जो पिता हो यूरोपीय हो और माता भारतीय हो। क्योंकि आपको पता है काफी टाइम तक हमारे देश में विदेशियों का शासन रहा है, इसमें पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, स्वीडन और ब्रिटिश लोगों का शासन रहा है। तो बहुत सारे लोग हमारे देश में भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर दिए और उनसे उत्पन्न जो संतानें थी उनको एंग्लो इंडियन का नाम दिया गया है। अभी
देखा जाए तो हमारे देश में बहुत कम जनसंख्या है इनकी। पूरे भारत में बात करें तो 2 से 250 जनसंख्या होगी इनकी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो इनकी संतानें होंगी वो तो पूरी तरीके से इंडियन ही होंगी। ठीक है, तो पहले हमारे लोकसभा में क्या था कि 2 सीटें इनके लिए निर्धारित की गई थी। इनको नॉमिनेट किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब उनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है बहुत कम हो गई है, करीब 2 से 250 के आसपास हो गई है। ठीक है, 200 से 250 के आसपास हो गई है, जिसकी वजह से 2 सीटें उनकी खत्म कर दी गई हैं जो इनके लिए निर्धारित की जाती थी। आइए आगे देखते हैं। तो अभी समझ में आया ना, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, जिसके पिता यूरोपीय हो और माता भारतीय मूल की हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन्होंने ऐतिहासिक प्रस्तावना, जिसे हम आज प्रेम्बल का रूप मानते हैं, प्रेम्बल मानते हैं, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम्बल या प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो इसके प्रस्ताव को, जो ये प्रस्ताव उद्देशिका के प्रस्ताव जो लेके आए थे, वो लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जिसे हम बाद में प्रस्तावना का नाम देते हैं। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित हैं। पूरा हमारा भारत का संविधान कैसा है, कितने आर्टिकल्स, क्या क्या चीजें निहित है उसमें, ये सारी चीजें हमें एक पेज के उद्देशिका से, एक पेज के प्रेम्बल से पता चलता है कि हमारे देश का इतना मोटा, इतना बड़ा संविधान कैसा है, किस तरीके से चीजें उसमें शामिल करी गई हैं। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। यहाँ पे थोड़ा तैयार करते हैं, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य थे 389, 389, जिसमें आपका 296 जो सीटें थी, 96 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी। ठीक है, और 93 सीटें की बात करें तो देशी रियासतें की थी, यानी प्रिंसली स्टेट जो थे, देशी रियासतें जो थी, प्रिंसली स्टेट जिसको हम कहते हैं, उनकी थी। इनको नॉमिनेट करके लेके आना था, मनोनीत करके, इनका चुनाव नहीं होना था, और ये इलेक्ट होकर के आते हैं। कैसे? इलेक्ट होकर के। ठीक है, अब इसमें बात करें 292 तो 11 प्रांतों से आई थी सीटें, 292 लोग तो 11 प्रांतों से थे। और 4 की बात करें, 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, जिसमें आपके थे अजमेर, बलूचिस्तान, और कुर्ग, और इसमें था दिल्ली। इन 4 जगहों से 4 सीटें थी, और 292 ब्रिटिश प्रांत थी। हालांकि ये सभी यहाँ पे इनके जो है गवर्नर रहा करते थे, ये जो 4 स्टेट हैं यहाँ पे इनके गवर्नर रहा करते थे, जहाँ से 4 सीटें थी निर्धारित की गई थी, और ये 292 सब मिला करके 296 जो सीटें थी ये ब्रिटिश प्रांत से थी। ठीक है,
ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत से थी, और जो 93 सीटें हैं वो देशी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट से थी। राजा रजवाड़े समझ सकते हैं, राजा रजवाड़े की तरफ से, राजा रजवाड़े की सीटें थी, प्रिंसली स्टेट यानी राजा रजवाड़े। ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। इसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से थी, 93 सीटें देशी रियासतें यानी राजा रजवाड़े की थी। ब्रिटिश भारत की आवंटित की गई सीटें जो थी 296 सीटें थी, इसमें 292 11 प्रांतों 11 गवर्नर प्रांतों से थी, 4 चयन की गई थी कहाँ से? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। ठीक है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई थी। कितनी? एक सीट निर्धारित की गई थी प्रत्येक 10 लाख लोगों पर। आगे देखते हैं, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें सामान्य से जनरल में, यानी जनरल में सभी कास्ट आ जाते थे, आपके जनरल सभी कास्ट आ जाते थे, मुस्लिम और सिख को छोड़ करके बाकी सारी कास्ट इसमें जनरल में आ जाते थे, जहां से 213 सीटें निर्धारित की गई थी। मुस्लिम से बात करें तो 79 79 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है। और सिख से बात करें तो 4 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक। तो यहाँ पे सांप्रदायिक जो आधार पर विभाजन किया गया था, 3 मुस्लिम, सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसमें आता है ना क्वेश्चन, कौन सी महिला शामिल थी, कौन कौन सी निम्न में से कौन सी महिला शामिल नहीं है संविधान सभा में? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिलता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। आइए देखते हैं कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा की महिला सदस्य, जिसमें थी अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल जो पहली मुस्लिम महिला थी जो संविधान में शामिल थी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका रॉय, राजकुमारी अमृत कौर और विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, ये भी शामिल थी इसमें। एनी मस्क्रीन शामिल थी, मैस्क्रीन, दक्षियानी बेलियादोन, ये पहली महिला थी जो दक्षिण भारत की थी, साउथ इंडिया की थी। हंसा मेहता शामिल थी, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू और सुचिता कृपलानी। ये आपकी 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में शामिल थी, यानी संविधान बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश की महिलाओं का। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये देखते हैं, सर बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। बी आर अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसको तैयार किसने किया था उस समय? सर बी एन राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से सदस्य प्रारूप समिति के हैं, प्रारूप समिति में शामिल हैं, कौन से नहीं हैं। जिसमें अध्यक्ष थे आपके, ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे शामिल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णमाचारी जो डीपी खेतान के मृत्यु के बाद उनकी जगह लिए थे, टीटी कृष्णमाचारी। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे और एन माधवराव थे जो बीएल मित्र के स्थान पर जगह लिए थे। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी उस समय।
तो उनकी जगह पे कौन, ये भी क्वेश्चन आता है, बीएल मित्र की जगह स्थान लिया था एन माधवराव ने, और डीपी खेतान की जगह लिए थे टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य हैं टोटल। इन सदस्यों का नाम आप इन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के और भी निम्न कार्य थे, उन्होंने और भी काम किए थे। एक तरफ संविधान सभा जो है संविधान बनाने का काम कर रही थी और एक तरफ पार्लियामेंट में कानून बनाने का भी काम कर रही थी। संविधान सभा दो काम कर रही थी। इसने मई 1949 संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय गान को, और उसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था और उससे 2 दिन पहले इनको राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभालना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था और उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की समितियां देख लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष बात करें, परामर्श समिति, परामर्शदाता समिति भी इसको कहा जाता है, इसके भी हेड सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, इन दोनों के हेड थे। ठीक है। संचालन समिति व झंडा समिति के अध्यक्ष, यानी संचालक समिति के भी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा समिति के भी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देख लेते हैं एक नजर में। मंत्री और विभाग, किस विभाग के कौन कौन से मंत्री थे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। गृह और सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले में जो मंत्री तय किए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके मंत्री थे, क्योंकि आपको पता है ना कि राज्य जो थी, जो देशी विरासतें थी, राजा रजवाड़े जो थे वो भारत में शामिल होने से मना कर रहे थे, क्योंकि कोई भी राजा जो स्वतंत्र रूप से रहा हो वो किसी लोकतांत्रिक देश में क्यों शामिल होना चाहेगा। राजा रजवाड़े क्या थे, वो सीना तान के पूरा कमर में तलवारें लगाए जनता के बीच में जाते थे, जनता उनके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होती थी। और इसमें क्या है, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि इसमें
जो राजा हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे, वो जनता के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं और जनता वहां पे सीना तान के आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर रही होती है। ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश। तो ऐसे देश में शामिल होने में बहुत सारी झिकझिक हो रही थी। तो काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल करने में, सबको एकत्रित करने में, भारत देश को जोड़ने में। अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उसके ये मंत्री चुने गए थे, राज्यों के मामले में जो मंत्री चुने गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप देखते हैं ना हमारे गांव में जब मुखिया जी आते हैं वोट मांगने के लिए, कोई कोई तो खड़े खड़े लेट जाता है वोट मांगने के लिए कि माई बाप हम ही को वोट दीजिएगा। तो ये होता है लोकतांत्रिक देश। तो इसकी वजह से भी ये भी खास रीजन रहा है कि जो देश के राजा महाराजा थे, राजा रजवाड़े थे, वो देश के लोकतांत्रिक देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। बड़ी मशक्कत के बाद वो शामिल हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो तेलंगाना का राज्य है प्रेजेंट टाइम में, हैदराबाद, बहुत लेट में वो शामिल हुआ। संविधान सभा के किसी भी बैठक में वो शामिल ही नहीं हुआ। काफी मशक्कत के बाद उसके लिए दूसरा पैतरा अपनाना पड़ा, दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, तब जाके वो भारत देश में शामिल हुआ, क्योंकि वो अलग देश की मांग कर रहा था देश के बीच में रहने के बावजूद। तो इसके जो मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। और बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे इसके मंत्री। रेलवे एवं परिवहन की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। और विधि यानी कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। श्रम मंत्री जल जीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर थी। वाणिज्य की बात करें तो CH भाभा थे। और अगर हम संचार की बात करें तो रफी अहमद किदवई थे। और वित्त मंत्री की बात करें RK षणमुगम शेट्टी थे। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और कार्य, खान एवं ऊर्जा की बात करें तो VN गाडगिल थे इसके मंत्री। ठीक है, एक नजर में इसको देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं संविधान के स्रोत, किन किन देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान बनाया गया था, किन किन देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे देश के संविधान में करीब बात करें तो 70% चीजें यहाँ से ली गई थी, हमारे देश के संविधान में यहाँ से शामिल की गई थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से संघीय ढांचा, राज्यपाल का कार्यकाल होना चाहिए यहाँ पे। कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध। आप लोगों को बता दें कि आपातकालीन 3 है, जिसमें आपका नेशनल इमरजेंसी हो जाता है जो कि आर्टिकल 352 के तहत है। और इसमें स्टेट इमरजेंसी हो जाता है आपका, जो कि आर्टिकल 356 के तहत है। और इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है जो कि आपका आर्टिकल 360 के तहत है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कुछ जो खास चीजें हैं वही इसमें इंक्लूड करी गई हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ब्रिटेन के संविधान से बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनवाद यानी द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, USA की बात करें, यहाँ से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है अपने संविधान में? फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका, जुडिशरी की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरीके के कोई दबाव नहीं है, न शासन का न प्रशासन का। ठीक है,
न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था, किस तरीके से उनको हटाया जाएगा, ये व्यवस्था जो है ये भी यूएसए से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट का जो क्रिया है, कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू किया जाएगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा, वो भी जो है यूएसए से लिया गया था। आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या हमने अडॉप्ट किया था अपने संविधान के लिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को लिया गया था यहाँ से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने यहाँ से लिया था। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन यानी नॉमिनेट, किस तरीके से हम राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, ये लिया गया था। क्योंकि मनोनयन। कनाडा के संविधान से बात करें, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये भी हमने लिया था। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, क्योंकि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र द्वारा किया जाता है। वो केंद्र के अंडर में होते हैं। केंद्र के अंडर में हालांकि सब होते हैं, लेकिन राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो उस पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र के सदस्य केंद्र के अंडर में होते हैं, वो केंद्र की ही बातें सुनते हैं वो। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो यहाँ से हमने समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया है हमने? ज्वाइंट मीटिंग कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के जो संविधान है उसका नाम है वाइमर, ठीक, वहां के संविधान से, क्योंकि हमारे देश के संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। भारत के संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। तो उसी तरीके से जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। यहाँ से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मतलब किन किन आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान किन किन मूल अधिकारों को लागू किया जाएगा और किन किन मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जाएगा, ये चीजें जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है आपका ये सोवियत संघ, देख सकते हैं, सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ का संविधान, यहाँ से हमने क्या क्या लिया था? यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, मूल कर्तव्य लिया है, प्रस्तावना लिया है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का होता है, ये चीजें हमने यहाँ से ली है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये जो तीनों न्याय है प्रस्तावना में जो शामिल किया गया है, इसको हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। आगे देखते हैं फ्रांस का संविधान। यहाँ से हमने गणतंत्रात्मक आदर्श तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शामिल है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना में जो न्याय शामिल है वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट किया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जापान के संविधान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। आगे देखें। आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।